नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेकर। एक दो दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अभी बोइंग की तरफ से बताया जा रहा है कि उनकी F-18 सुपर हॉर्नेट किस तरीके से इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है और किस तरीके से ये रफाल के मुकाबले बेहतर होने वाला है। इसी बीच अभी दसॉल्ट की तरफ से भी अपनी तरफ से क्लैरिफाई किया जा रहा है कि रफाल M भी इंडियन नेवी की हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। हाँ, अगर हम एक हेड टू हेड कंपैरिजन करने के लिए जाएंगे तो वहां पर एक नेवल फाइटर के तौर पर F-18 के पास थोड़ा सा एडवांटेजेस होने वाला है, पर डसॉल्ट की तरफ से अभी अपने एयरक्राफ्ट की कुछ पॉजिटिव पॉइंट को भारत के साथ शेयर करने की बात की गई है। जैसे कि इंडियन नेवी को जिन रफाल को ऑफर किया गया है वो इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए गए रफाल के साथ लगभग 95% तक सिमिलर होने वाले, यानी कि 95% जो कंपोनेंट्स होने वाले हैं वो इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के रफाल में कॉमन होने वाले हैं। तो आगे चल के इनके मेंटेनेंस के लिए और स्पेयर पार्ट के लिए कि भारत को एडिशनल टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इंडियन एयरफोर्स के लिए जिन रफाल को ऑफर किया गया था उन्हीं की फैसिलिटी में आगे चल के इंडियन नेवी के रफाल को भी सभी प्रकार की सर्विस और मेंटेनेंस को प्रोवाइड किया सकेगा, जो कि भारत की पॉकेट पर ज्यादा असर नहीं डालने वाली। जबकि यहाँ पर अगर F-18 की बात करें तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट एयरक्राफ्ट है और इसको खरीदने के बाद भारत को एक तरीके से उसकी कंप्लीट वेपन पैकेज के साथ इसकी इकोसिस्टम को भारत में बिठाना पड़ेगा, जिसमें यूएस ऑरिजिन मिसाइल वेपन पैकेज भी शामिल रहेंगे। जबकि रफाल के साथ वैसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमने पहले से ही फ्रांस के साथ इसकी वेपन पैकेज को लेकर डील कर रखा है। तो रफाल की नेवल वेरिएंट में हम सेम वेपन का इस्तेमाल कर पाएंगे। एक और बात यहाँ पर यह था कि रफाल M एक ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट नहीं है, यानी कि रफाल M के ट्विन सीटर वेरिएंट मौजूद नहीं है, जिस वजह से इनको कैरियर से ऑपरेट नहीं किया सकता। इस वजह से अभी डसॉल्ट का ये कहना है कि वो भारत इसके लिए उनकी फैसिलिटी को ऑफर कर सकते हैं, जहां पर इंडियन नेवी के पायलट ट्रेनिंग कर सकते हैं। और फ्रेंच नेवी की बात करें तो उनकी नेवी के पायलट्स को भी ट्रेनिंग देने के लिए रफाल की V वर्जन की ट्विन सीटर वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो डसॉल्ट की तरफ से अभी भारत को भी सेम अरेंजमेंट करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन बात वही है कि इनको हम कैरियर से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो टेक्निकली इनको आगे चल के ग्राउंड से ऑपरेट करना पड़ेगा, जो कि भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो ऐसे में भारत की जो समस्या वो समाधान नहीं होने वाला। अगला अपडेट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेके, और अभी हम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की एक्सपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ सालों में HAL की तरफ से अपनी डिफेंस इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और इसी दौरान तेजस से लेके HAL अपनी हेलीकॉप्टर्स को भी एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अभी रिसेंटली HAL के चेयरमैन R माधवन ने बताया कि अभी फॉरेन कंट्रीज की तरफ से HAL के साथ हेलीकॉप्टर्स को लेकर बातचीत करना शुरू किया जा रहा है, और इसमें जो मैक्सिमम रिक्वेस्ट आया वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ से आ रही है। और अभी हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच एक एग्रीमेंट को साइन किया जा चुका है, जिसके चलते फिलीपींस आगे चल के HAL से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए डील को फाइनल कर सकता है। इसके लिए HAL और फिलीपींस के एरोस्पेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच एक डील को फाइनल किया गया था, और आगे चल के भारत लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी उनको ऑफर करने वाला है। अभी की बात करें तो अभी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को लेके दोनों के बीच डिस्कशन किया जा रहा है, जो कि शायद जल्दी फिलीपींस की तरफ से एक्वायर करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा अभी रशिया पर लगाए गए सैंक्शंस के बाद जो भी एशियन कंट्री रशियन वेपन का इस्तेमाल कर रहे थे वो अब इसकी एक सप्लीमेंट को तलाश कर रहे हैं, जिस वजह से वो भी इंडियन प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। और अभी मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट के बाद मिसाइल्स और अलग अलग वेपन प्लेटफॉर्म की डिमांड भी काफी बढ़ने लगा है। अगला अपडेट भारत और चाइना की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि पिछले 2 सालों से भारत और चाइना के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फेसअप चल रहा है। इसी बीच कई बार टेंशन को कम करने के लिए बॉर्डर में मीटिंग को अरेंज किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ जगह पर टेंशन बना हुआ है, जहां पर दोनों तरफ से ट्रूप्स को पीछे हटाने से इनकार किया जा रहा है। अभी की जो हालत है वो पहले की तरह तनावपूर्ण नहीं रहा है, लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल होने लगा था तो तभी अभी चाइना की तरफ से इसको दोबारा गर्म करने की कोशिश किया जा रहा है, और एक तरीके से भारत को इनडायरेक्टली प्रोवोक करने की कोशिश किया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि पिछले महीने ही चाइना की तरफ से कुछ एयरक्राफ्ट को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की काफी करीब उड़ान भरने के लिए भेजे गए थे, जिनको बाद में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंटरसेप्ट किया गया था। अब नॉर्मली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की 10 किलोमीटर के एरिया को नो फ्लाई जोन कहा जाता है, जिसमें ना तो चाइना के एयरक्राफ्ट या फिर हमारे एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भर सकते, और जानबूझकर बॉर्डर के लगभग 10 किलोमीटर उस साइड में और 10 किलोमीटर इस साइड में इस एरिया को नो फ्लाई जोन कर दिया जाता है, ताकि बॉर्डर डिस्प्यूट को थोड़ा कम किया जा सके।
लेकिन पहली बार जून के महीने में चाइना की तरफ से इसको तोड़ने की कोशिश किया गया था। इसके बाद 2 दिन पहले ही चाइना की तरफ से पांगोंग लेक के ऊपर भी एक लार्ज स्केल की मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, जो कि फिंगर एरिया से ज्यादा दूर भी नहीं था, और इसमें चाइना की तरफ से अपनी अटैक हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय किया गया था। और साथ ही अभी चाइना की तरफ से अपनी PHL-16 लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब लाके डिप्लॉय किया जा रहा है, और उसके साथ मिलिट्री ड्रिल्स को कंडक्ट किया जा रहा है। इन रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें तो इनका रेंज लगभग 500 किलोमीटर है, और इन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को अभी चाइना की तरफ से लगभग 5300 मीटर की ऊंचाई में डिप्लॉय करके टेस्ट करने की वीडियो रिलीज किया जा रहा है। इन मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को अभी चाइना की तरफ से अपनी सिजियान रीजन में डिप्लॉय किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल हमारे इंडियन साइड की अपोजिट साइड में मौजूद है। और अभी की बात करें तो इन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को मैच करने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसी वेपन प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं। मतलब हम चाहे तो किसी अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके और वेपन का इस्तेमाल करके इन पर स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास 500 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाले मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।